नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। 7 दिन बाद मैं क्लास लेके आया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हो नहीं पाई थी। दूसरा ये है कि पिछली हमने क्लास में हमने जो कवर किया था वो हमने किया था मौर्य साम्राज्य, कला, संस्कृति, साहित्य। और इस वाली क्लास में हम जो है कवर करेंगे गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। संस्कृति, कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। और ये जो टॉपिक है वीडियो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी अभी जो सिलेबस दिया है उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मध्यकालीन और प्राचीन भारत की कला, संस्कृति, साहित्य के बारे में। वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। आजकल वो नहीं पूछेंगे कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा क्या हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आते हैं यहीं से। कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कला और संस्कृति, इसको ही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। देखो, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है मौर्य काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त युग में भारतीय संस्कृति का बहुत विकास हुआ है। एक लाइन लिख लो, उससे अपन स्टार्ट करते हैं कि गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। अभूतपूर्व मतलब जैसे पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। देखो, इसमें अभी अपन ने तो स्टार्ट किया है, इसमें हम जब खत्म करेंगे ना चैप्टर को तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या क्या विकास हुआ है। देखो, कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है। इसलिए इस काल को प्राचीन भारत का व भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रशासन की, ठीक है। प्रशासन में क्या था कि ये व्यवस्था थी, गुप्तकालीन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक, राजतंत्र था, राजा होता था, ठीक है ना। राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। दूसरा लिखो सामंतवाद का उदय भी हो गया था, उदय, प्रारंभ, ठीक। ऐसे लिखने वन लाइनर, है ना। प्रशासनिक अधिकारी के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी। पहला फैक्ट क्या है? शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक। दूसरी क्या है? सामंतवाद का उदय गुप्त काल से ही माना जाता है, ठीक। प्रशासनिक अधिकारी में लिखो अमात्य, मंत्री या महापत्रिहार। इसे क्या कहा जाता था? राजमहल का रक्षक। अब मौर्य काल में भी अपन ने पढ़े थे मंत्रियों के पद वगैरह, तो और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों को मिक्स मत कर देना, थोड़ा अलग अलग या कंपैरेटिव पढ़ के थोड़ा ध्यान में रखना, है ना, मिक्स मत कर देना। दूसरा लिखो संधि विग्रह। संधि विग्रह कौन होता था? सेना का उच्चाधिकारी, मतलब सेनापति, सेना का उच्चाधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो दंड पाश्विक कौन होता था? पुलिस विभाग का अधिकारी, पुलिस विभाग का अधिकारी। देख लो, गुप्त काल में ही पुलिस अधिकारी हो गए थे, मतलब पुलिस जैसा काम करते थे। ऐसे अपनी जैसे अभी जो वर्तमान में पुलिस है वो नहीं थी, बट पुलिस जैसा ही काम करते थे, ठीक है। कुमार मात्य ये उच्च पदाधिकारी होता था, ठीक। एक और लिख लो इंपॉर्टेंट, महादंड नायक। ये दंड पार्श्विक और ये महादंड नायक, दोनों में कंफ्यूज मत होना। महादंड नायक क्या होता था? दंड कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है ना, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, प्रशासन कैसा था। प्रशासन कैसा था, सबसे देखो इसमें क्या था कि संपूर्ण समाजों को प्रांतों में विभक्त कर रखा था। जैसे प्रांत, ठीक है, प्रांत बटे हुए थे भुक्ति में, भुक्ति, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे थे विषय, और विषय के नीचे थे क्या थे, नगर, छोटे छोटे नगर थे। ठीक, जैसे संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों को क्या कहा जाता था, देश। ये ऐसे बना लेना, फिर अपन लिख लेंगे, देश कहा जाता था। ठीक, और देश भुक्तियों में बटा हुआ था, मतलब प्रांतों को ही देश कहा जाता था, और ये देश था ये भुक्तियों में बटा हुआ था। ठीक, और यहाँ का शासक, भुक्ति का शासक क्या कहलाता था, उपरिक। सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक ऑब्जेक्टिव की, उपरिक क्या था, फिर अपन क्या करेंगे, उपरिक समझ में नहीं आएगा कुछ। विषय था, विषय का प्रधान कौन होता था, इनका जो नेता होता था, विषय में बटा हुआ था, तो इनका नेता कौन होता था, विषयपति। मौर्य काल में भी था, ध्यान हो आपको। नगर होता था, नगर का प्रधान क्या कहलाता था, पुरपाल। ठीक है, नगर का प्रधान पुरपाल कहलाता था। और इसके सबसे नीचे इकाई होती थी ग्राम, ग्राम होता था, और इसका जो अधिकारी था वो ग्रामिक कहलाता था। आगे समझ में। क्या होता है कि देश या प्रांत, पूरा प्रशासन है ना, ये मान लो ये पूरा प्रशासन, ठीक है, पूरा साम्राज्य ये प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत भुक्ति में बटे हुए थे, भुक्ति का प्रधान उपरिक कहलाता था, और भुक्ति फिर विषय में बटा था, विषय का वो प्रधान विषयपति कहलाता था। विषय के बाद नगर में बटा हुआ था, नगर का प्रधान पुरपाल कहलाता था, और फिर नगर ग्रामों में बटे हुए थे, सबसे छोटी इकाई मौर्य काल की तरह, और इसका जो प्रधान था वो ग्रामिक कहलाता था। ठीक, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, भूमि को अनेक प्रकारों में बांटा जाता है। ये जो भूमि होती थी ना, सरकारी भूमि, तो इसको भी अलग अलग नामों से अलग अलग जैसे बांटा जाता था। क्या क्या कहा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वहां से आते हैं ना, तो केवल आप ही के सही होंगे, कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। क्षेत्र, पहला प्रकार क्या है भूमि का, क्षेत्र। दूसरा प्रकार क्या है, खिल, देखो अभी मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। तीसरा क्या है, वास्तु, ठीक है। चौथा क्या था, अपृहत। पांचवा क्या था, अग्रहार। ये 5 तरह की भूमि को बांट रखा था। अब देखो क्षेत्र कौन सी भूमि कहलाती थी, क्षेत्र वो भूमि कहलाती थी जो कृषि के योग्य हो, कृषि के योग्य भूमि जो होती थी ना, जहाँ पे खेती होती सकती थी, वो कहलाती थी क्षेत्र। सेकंड करते हैं खिल, खिल क्या होती है, ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, जोती नहीं जाती थी, ठीक है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो पड़त छोड़ देते हैं ना गाँव में, भूमि को 1 साल के लिए जोतते नहीं थे, तो उसको खिल में शामिल कर लिया जाता था। ठीक है, वास्तु, वास्तु देखो वास्तु क्या होता है, वास्तुशास्त्र सुना होगा सबने, मकान बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र जो है उससे उसके हिसाब से बनाना चाहिए। तो वास्तु ऐसी भूमि होती थी जो निवास के योग्य हो, निवास करने योग्य भूमि, निवास करने योग्य भूमि वास्तु कहलाती थी। अपृहत, नेक्स्ट चलो, अपृहत, अपृहत मतलब, अपृहत मतलब जंगली भूमि, जंगली भूमि। और अग्रहार मतलब, अग्रहार ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो आराम से। अग्रहार क्या है, अग्रहार मतलब ऐसी भूमि जो मंदिर और ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, मंदिरों व ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। ठीक है, तो याद रखना है कि क्षेत्र कौन सी होती थी, खिल कौन सी होती थी, वास्तु, अपृहत और अग्रहार। ठीक, एक चीज और लिखो यहाँ पे, सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु रहट या, रहट या घंटी यंत्र, रहट प्रणाली सुना होगी ना आपने, का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, रहट प्रणाली प्रचलित थी यहाँ पे मौर्य काल में, है ना। मुख्य देखो, बात करें हम मौर्य प्रशासन की, तो मुख्य कार्य क्या था यहाँ पे, मुख्य जो व्यवसाय था वो था खेती करना। इस समय श्रेणियां विद्यमान थी और यह एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाली समितियां होती थी, है ना। तो कई प्रकार के यहाँ पे कर भी प्रचलित थे, क्योंकि राज्य जब राजा जब राज्य को संभालेगा चलाएगा तो उनको चाहिए टैक्स। और टैक्स के पर जो होते थे, टैक्स के कितने प्रकार थे इसमें लिखो, कर। तो कर कौन कौन से होते थे, पहला नंबर लिखो भाग, सेकंड लिखो भोग, थर्ड लिखो उद्रंग। मैं बता रहा हूं कि यहां से आपके आईएएस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो सही होगा, यहां से ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है। चौथा लिखो हिरण्य और पांचवा लिखो शुल्क। इजी है बहुत। भाग आपने सबने जानते होंगे, भाग क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, ये तो बहुत कॉमन है। भाग क्या होता था, जो भी भूमि उत्पादन करती थी तो उत्पादन का 1/6 भाग ये किसको दिया जाता था, राजा को। भोग क्या होता था, भोग जो था, भोग मतलब क्या होता है, राजा है ना, राजा के उपभोग के लिए, राजा खुद इसके मतलब राजा के जो विलासितापूर्ण जीवन है या राजा के खर्चे के लिए, एक तरह से ये मान लो, देखो सामान्य भाषा में राजा के खर्चे के लिए उपयोग, उपभोग कर होता था ये, उपभोग, तो इसलिए इसको भोग कहा जाता कि उपभोग के लिए लगाया वाला कर, है ना, ठीक है। भाग समझ में आ गया, भूमि का 1/6 उत्पादन का। और भोग क्या होता था, राजा के लिए स्पेशली, केवल ये राजा जो है, राजा उसकी फैमिली, उसकी 5-6 और जो है लुगाइयाँ, है ना, उनके लिए, बच्चों के लिए, प्रशासन के लिए, महल के प्रशासन के लिए जो भी है, तो राजा के लिए ही ये कर उपयोग में होता था। उद्रंग ये भूमि कर था, उद्रंग भूमि कर था। हिरण्य क्या था, हिरण्य ऐसा कर था जो नकद दिया जाता था, नगद दिया जाने वाला कर। 2 नंबर में सीधा सा आएगा, नगद दिया जाने वाला कर कौन सा था, मतलब ये पैसा देता थे, पैसा जमा होता था, ठीक है। जैसे भाग में क्या होता है, जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं का 1/6 टैक्स में चला जाता था, तो पूरे गेहूं 1/6 गेहूं टैक्स में चला जाता था, वो भाग हो जाता था। उपभोग मतलब उपभोग कर, जैसे मान लो राजा को गेहूं की जरूरत है, या राजा को मान लो महल में मटकों की जरूरत है, तो मटकों से अलग कर लिया जाता था, मतलब हर तरीके का, मतलब जो जो उपयोग में आती थी चीजें उनका ही वो टैक्स लिया जाता था। और लेकिन हिरण्य, हिरण्य में क्या था कि ये नगद कैश में लिया जाता था। शुल्क, शुल्क क्या होता है, आजकल एक्साइज ड्यूटी नहीं होती, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सीमा पर लगने वाला कर। तो टैक्स तो पहले से ही चला रहा है, टैक्स का मतलब ये नहीं है कि, देखो टैक्स जो होता है ना, कर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट मैं आपको थोड़ा समझा दूं। टैक्स का क्या मतलब होता है, अपन सोचते हैं कि देश को चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता है ना, पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा, जनता से, ठीक। ये एक रीजन बहुत बड़ा रीजन है ना, जो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन एक जो रीजन है ना इसके पीछे छुपा हुआ, वो है क्या, असमानता को खत्म करना। असमानता कैसे खत्म होगी, अब देखो, एक ये है ए और एक है ये बी, ये है मजदूर और ये है बिजनेसमैन, है ना, ये है बिजनेसमैन। अब ये तो कमाया जा रहा है भाई साहब पैसे, ये देखो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और इससे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, मान लो, है ना, इससे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। तो मान लो ये 100 रुपये कमाता था, फिर ये 200 कमाया, 300 कमाया, 400, ये तो कमाया जा रहा है, बस अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये है मजदूर, इसको मिलते हैं मात्र 10 रुपये पूरे दिन के। अब ये टैक्स तो, अब इससे भी टैक्स नहीं लिया जा रहा मान लो, लेकिन ये पूरा घर खर्च और इस तरह से ये 10 रुपये इसके कंजप्शन हो जाते हैं, है ना। तो ये तो डेली जाता है, डेली 10 रुपये कमा के आता है, 10 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो ये तो, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा ना। और ये इतना कमा रहा है कि पूछो मत, और ये इतना ही कमा पा रहा है कि घर का पेट भी भर नहीं पा रहा है ढंग से, है ना। तो अब इसमें देखो सरकार क्या करती, इस पे लगाती टैक्स, कि भाई साहब तुम 100 रुपये कमा रहे हो, मेरे को 30 रुपये दे दो, 30% टैक्स लगा दिया, तो बचे इसके पास 70, ठीक है, इसके पास बचे 70। अब ये सरकार के पास जो 30 रुपये गए,
सरकार इस पे टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि इतने रुपए कमाने वाले ही टैक्स देंगे। इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा 5 लाख से ऊपर वाले टैक्स जमा कराते हैं। अब इस पे टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, अब ये 10 कमा जा रहा है, इसकी स्थिति तो वैसी की वैसी है। लेकिन अब देखो ये 30 रुपए है ना, ये 30 रुपए, अब इसको तो कोई जरूरत नहीं है ना सरकार से कोई आर्थिक मदद की या किसी भी तरह की मदद की, क्योंकि ये तो खुद ही सक्षम है। अब सरकार क्या करेगी, 30 रुपए को इन लोगों के लिए खर्च करेगी, जन कल्याण करेगी या जन कल्याण की योजना करेगी, स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी, सब्सिडी देगी, है ना। तो अब ये 10 रुपए वाला है ना, अब इसको सब्सिडी मान लो, कोई भी सामान पे इसको टोटल पूरे महीने में सब्सिडी मिल जाती है पूरी 30 रुपए, 30 रुपए की इसको सब्सिडी मिल जाती है ना। ओवरऑल मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, 30 रुपए की, तो इसकी इनकम एक तरह से 40 रुपए हो गई, और इसकी कितनी हो गई, 70 आ गया ना। तो ये केवल 30 रुपए का ही डिफरेंस रह गया, और पहले डिफरेंस कितना था, 90 रुपए का डिफरेंस था। तो आर्थिक असमानता को भी समाप्त में कर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये मैंने इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बता दिया। अभी देखो नेक्स्ट लिखो कि यहाँ पे एक विष्टि प्रथा थी, विष्टि प्रथा। विष्टि प्रथा क्या होता है, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का मतलब ये हुआ कि बेगार प्रथा मतलब बिना पैसे के काम करवाते ना लोगों से, एक तरह से बेगारी करने जाते हैं। सुना होगा ना कि तू तो उसके बेगार करके आया है, मम्मी भी सुनाती है कभी कभी, तो दूसरों का काम कर देते हैं ना, तो तू तो बेगारी करता है। देखो बिना आर्थिक लाभ के ही काम करना बेगारी प्रथा कहलाती है, और इसी को ही विष्टि प्रथा कहा जाता है। ठीक, एक विद्वान थे फाहयान, इतिहासकार थे फाहयान। इन्होंने ना अछूतों को, अछूत कौन थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, अछूतों को क्या कहा है, चांडाल कहा है। ठीक है, इन्होंने अछूतों को क्या कहा है, चांडाल कहा है। लिख लिया, इस तरह से है ना। अब ये सारी चीजें क्वेश्चन 1 वर्ड में आपको याद करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्य कला संस्कृति वहाँ की जो है स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे, और हम स्थापत्य, मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में भी जानकारी करेंगे, मंदिरों के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, ये मौर्य प्रशासन के बारे में तो सामान्य जानकारी थी। इसमें से अच्छे से पढ़ लो, 1 लाइनर या शॉर्ट क्वेश्चन बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया आपके जो है नंबर आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है ना मौर्यकालीन प्रशासन, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक, अपन को हर तरीके से तैयार रहना, अपन को केवल और केवल एग्जाम फाइट करना है, अपन को कोई विद्वान नहीं बनना। मैं पहले बता रहा हूँ, इतनी मोटी मोटी बुक्स मिल जाएंगी आपको मार्केट में, लेकिन क्या मतलब है उसको, में टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई भी तरह का सजेशन देना है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।